बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ मेरे ख्याल से जिस पर अफसोस करना चाहिए और मेंशन करने का मकसद ये है कि जो बार बार बात की जाती है कि खुदारा अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप ये समझें कि अगर आपको घरों में रहने का कहा जा रहा है तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। वो अहम चीज़ क्या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि कल लॉकडाउन और इसके बावजूद हमने कुछ मंचले देखे जो कि शालामार के इलाके जीटी रोड पर वन व्हीलिंग करते रहे और वन व्हीलिंग के साथ साथ आपको मनाजर भी हम दिखा रहे हैं कि हवाई फायरिंग करते रहे। अब ये इस तरह के मनाजर हैं कि जो देख के इंतहाई अफसोस होता है कि कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, फिर रमज़ान का महीना है और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये नौजवान इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इनके वालिदैन कहाँ पर हैं और फिर जब इनको जेल में ला के फेंका जाता है तो इन्हीं के वालिदैन जो हैं वो रोते हैं, आहो बका करते हैं, दुहाइयाँ देते हैं। अब जब ये सड़कों पर फिर रहे हैं तो इनके वालिदैन कहाँ हैं? क्यों इनको घरों से बाहर निकलने दिया है? क्यों लॉकडाउन के बावजूद? आया क्या उनको अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी नहीं है? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ये तालिब इल्म हैं जिनको हम देख रहे हैं कि किस तरह से हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं। तो फिर हमारे पुलिस एहलकार जो कि अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अगर इनको पकड़ते हैं, इनको मारते पीटते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि पेरेंट्स की जानिब से आहो बका की जाती है। तो खुदारा अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए, इस मुश्किल वक्त में ही अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए। ना जाने किस चीज़ का हम पे जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब है, इसको समझें, अल्लाह ताला से तौबा करें और अपना आप जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करें ताकि हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकें। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टुडेज वेदर। जी, मौसम की सूरत हाल तो हम जानेंगे, लेकिन सुबह से सहरी के बाद मैंने देखा कि मौसम में खासी खुशगवार तब्दीली आई। बादल भी थे शहर लाहौर पे और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो अपडेट्स क्या हैं, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, जुनैद रियाज से जान लेते हैं। जुनैद बताइए। जी, अगर लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आज जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज़ हवाएं चलने के साथ शहर में मज़ीद बूंदाबांदी का भी इम्कान है। और महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि बुध के रोज़ जो है शहर का मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन आज जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी होने का इम्कान है। और अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाने का इम्कान नहीं है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो सुबह के वक्त रिकॉर्ड किया गया वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 74% रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी होने का इम्कान है और मौसम भी जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 40% रहने का इम्कान है। ठीक है जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और वेदर अपडेट्स आपने हमारे साथ शेयर की हैं। टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। लीड स्टोरी आज है डेली सिटी 42 की। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट सैंपलिंग का फैसला किया गया है। कोरोना के नुकसान से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार। सुई नॉर्दर्न के 3 मुलाजिमीन कोरोना वायरस का शिकार, हेड ऑफिस सील। अरबों की सब्सिडी के ऐलानात, यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरिया गायब, अवाम परेशान। जी तो नाज़रीन, ये हैं हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। राव साहब, सबसे पहले तो ये जो हमने इंट्रो में एक फुटेज दिखाई है लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस पर हम वक्तन फ़वक्तन ही नहीं बल्कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमने कोशिश की कि ये ऐसा मौका था पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जिसमें मीडिया की जानिब से अनकंडीशनल सपोर्ट की गई, अपना एयर टाइम इस पर लगाया गया कि लोगों को रागिब किया जाए इस जानिब के जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब होने जा रहे हैं मुस्तकबिल करीब में। तो उसका अदराक करते हुए आप अपने आप को ना सिर्फ रोकें बल्कि अपने बच्चों को भी रोकें। लेकिन बदकिस्मती ये है और गैर संजीदगी का जो आलम है वो ये है कि जो फुटेजेस आप दिखा रहे हैं ये उन बच्चों की हैं
जिनके पेरेंट्स की जानिब से बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता उनके पास। खुदा ना खादसा कोई हादसा हो जाए, अब तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, शायद इनकी बेल भी हो जाएगी वन विलिंग के इशू पर। तो कहने का जो मकसद है वो ये है कि देखिए, अगर आपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां अगर बंद हैं तो अगर इसी तरह के काम करने हैं तो फिर कोई जवाब नहीं बनता। इन सब चीजों का क्या है कि आप अपने घरों में रहें। एक तो आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, दूसरा आप घरों से बाहर निकलकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन किया गया है, सड़कें खाली हैं, वहां पर वन विलिंग की जा रही है, वहां पर फायरिंग की जा रही है। मुझे नहीं समझ लगती कि इन बच्चों के पेरेंट्स कहां पर हैं, आया वो क्यों नहीं इन चीजों का नोटिस लेते? ये अगर आपने इस तरह का जो मुस्तकबिल में अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसको रोकना चाहते हैं तो फिर आपको सख्त क्रैकडाउन करना पड़ेगा और पेरेंट्स को टेकन टू टास्क करना पड़ेगा, तभी सूरत हाल शायद बेहतर हो। अदरवाइज देखिए, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को आजकल के ये मखसूस हालात हैं, ये नॉर्मेलिटी नहीं है। डे वन से बहुत सारे हमारे पुलिस एहलकार ये कह रहे हैं कि हम बाहर मंचलों को देख रहे हैं, मोटर बाइक्स पे रोकते हैं और एज सच उनके बाहर निकलने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन वो ये चीज मेंशन कर देते हैं कि वो दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, वो अस्पताल जा रहे हैं। तो ये गैर जिम्मेदार रवैया है जिसकी बार बार बात की जाती है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। डबल सवारी पर ऑलरेडी पाबंदी है, उसको एक्सटेंड किया गया लॉकडाउन को भी। और लॉकडाउन के हवाले से अब देखिए पुलिस क्या करेगी सारी सूरत हाल में, जबकि हमारे पास जो पुलिस वाले खुद देखिए इसका शिकार हो रहे हैं। और अगर मजमा लगवाएंगे आप मुख्तलिफ जगहों पर, नाकों पर, जिस तरह से सूरत हम देख रहे हैं तो इनको जब रोकेंगे तो वहां पर लोग भी और ज्यादा खराब होगी। तो ये ऐसे जो लोग हैं इनको इनके हवाले से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ इनके खिलाफ FIR दे दी जाए। इनको रूटीन की सिचुएशन जो आपसे शेयर की जाती है ना कि शहर में कोरोना के इतने पेशेंट हो गए हैं, इतने लोग जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं, वो सब चीजें शेयर करने का मकसद क्या है कि आप अभी भी संभल जाएं। अगर आप अभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं तो आप ये सिचुएशन देखकर कुछ सबक सीख लें। अभी मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक शहर में कोरोना का जो वार है वो जारी हैं और मुसद्दिका मरीजों की तादाद स्पेसिफिकली अगर शहर लाहौर की मैं बात करूं तो 1261 हो गई है। 45 रोज में 84 अफराद मूजी मर्ज का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। अब ये वो फैक्ट्स हैं जिनसे हमें सीखना है, जिनसे हमने ये देखना है कि आया हमने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, हमने किस तरह से महफूज रहना। क्या कहेंगे राव साहब? 1261 की तादाद तो कंफर्म है, लेकिन जो होशरबा इजाफा है वो 24 घंटों में हम देख रहे हैं। जो 50, 34, 35 या 40 के दरमियान रहता था, अब वो तादाद 80 पर चली गई है। यानी बेकाबू है सूरत हाल, किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में जो हम आपके इंट्रो की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर पेरेंट्स इसको संजीदा नहीं लेंगे, अगर शहरी इसको संजीदा नहीं लेंगे इस सूरत हाल को, तो ऑब्वियसली ये फिगर फिर बढ़ता जाएगा। और अभी 2 हफ्ते कबल जब हम देख रहे थे कि 300-400 पेशेंट्स थे और अब देखिए क्या सूरत हाल है, अब 1000 का फिगर भी क्रॉस हो चुका है। और लाहौर शहर का इस वक्त तकरीबन 27 ऐसे इलाके हैं जहां पर कॉर्डन ऑफ जो है वो किया गया हुआ है और घरों में करंटीना किया गया लोगों को। इसी वजह से कि सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। तो ऐसे में जो हमारा किरदार है ज़ाती हैसियत में, अगर हम वो अदा नहीं करेंगे तो फिर सूरत हाल और ज्यादा बिगड़ेगी। ऐसे राव साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अभी कोरोना वायरस के हवाले से हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं। वार जारी हैं, तादाद मरीजों की बढ़ती चली जा रही है, लोगों का रवैया, फिर लॉकडाउन में नरमी, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। ये सब चीजें समझने की जरूरत है। हमने अपने रवैयों को बदलना है। बार बार आपको एक ही चीज जो है वो मेंशन की जा रही है कि अगर आप मुश्किल वक्त से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी इस पे कंट्रोल पा लें, तो आपने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ मुश्किल नहीं करना, अपने घरों में रहना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि दिखाने का मकसद ये है कि आप इनसे सीखें और सोचें कि ये जो लोग गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं इनका नतीजा खुदा न खास्ता हमें भी भुगतना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले हमारे पास खबर आज की लीड स्टोरी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट सैंपलिंग का फैसला किया गया है। अब ये स्मार्ट सैंपलिंग है क्या, इसके मुस्बत नताइज किस तरह से आएंगे,
कब से इस पे इम्प्लीमेंट होगा, कितना वक्त दरकार होगा, ये जान लेते हैं। राउदल शाह साहब, क्या है ये स्मार्ट सैम्पलिंग? देखिए, मैं भी चूंकि ये लीड स्टोरी थी तो इसी हवाले से मैं पूरी इसको स्टोरी को पढ़ा भी है। ये समाजी राब्ते की वेबसाइट पे वज़ीर आला पंजाब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्मार्ट सैम्पलिंग की बात की है। एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन के चर्चे हैं, उसका नतीजा तो हम देख रहे हैं, उसके चर्चे हैं, उसकी सजा से अभी हम बाहर नहीं निकले और स्मार्ट सैम्पलिंग का आगाज किया जा रहा है। स्मार्ट सैम्पलिंग से अब इनकी मुराद पता नहीं क्या है, मुझे तो इसकी वैसे कुछ समझ नहीं आई। स्मार्ट सैम्पलिंग मतलब क्या स्मार्ट सैम्पलिंग करेंगे आप हर रोज जो पेशेंट्स की तादाद है ना 1261, वो इसलिए कम है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है टेस्ट करने की। बिल्कुल, अभी तो दावा ये किया जा रहा है कि कैपेसिटी बढ़ाएंगे, बढ़ा दी गई है। अभी तो 30,000 समथिंग की ये बात कर रहे हैं कि टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियसली पेशेंट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि कैरियर का इल्म नहीं है, कोई भी कैरियर हो सकता है इसका। तो इसमें तमाम तर जो सूरत हाल है वो शुकूक व शुबहात पर मबनी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट सैम्पलिंग, स्मार्ट सैम्पलिंग क्या करेंगे आप? सड़कों पर खड़े होकर आप स्मार्ट करेंगे, लोगों के सैंपल्स देंगे, तो ये इसी से यही मुराद है। इस पे सिर्फ फैसले ही किए जा रहे हैं, मेरा तो सवाल ये है कि हम ये सब चीजें अगर फैसलों में और फिर प्लानिंग में गुजार देंगे तो फिर जब हम इस नतीजे पे हम अभी इस वक्त के मुतहम्मिल हैं कि हम चीजों में प्लानिंग करें, फैसले करें, अभी तो हमारे केसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, सूबे में 4-5 आईजी चेंज हुए, 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, तब्दीली नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही तब्दीली नहीं आई। और जो फैसले हैं वो इसलिए मुज़ायका खेज हैं कि आप एक स्मूथली जो काम कर रहे हैं वो आपसे हो नहीं रहा, और उसमें स्मार्ट सैम्पलिंग का एक नया शोशा आप छोड़ देते हैं भाई कि स्मार्ट सैम्पलिंग होगी। स्मार्ट सैम्पलिंग से मुराद तो ये ली जा सकती है तो कि फिर आप सड़क पर खड़े होंगे और सड़क से गुजरने वाले हर शख्स इसमें मेंशन ये की गई है कि लोकल कम्युनिटी में वायरस की मौजूदगी का बेहतर तरीके से जायजा लेना मुमकिन हो सकेगा। तो अगर वाकई एक अच्छी चीज है तो फिर इसको हमें टाइमली इसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ इसको फैसलों तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इसको ऑब्वियसली ये समाजी राब्ते की वेबसाइट पे भी फिर नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस पर एग्जीक्यूशन नज़र आनी चाहिए। आपकी जो सलाहियत है वो सिर्फ अल्फाज के गोरख धंधे तक ही महफूज ना रहे, वो उसको आगे भी बढ़ना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट सैम्पलिंग का फैसला हो सकता है कि ये मुस्तकबिल में अच्छा फैसला हो, लेकिन फिलहाल तो इस पे यही कहा जा सकता है कि कब शुरू होगा, जब शुरू होगा तो फिर ही कुछ कहा जाएगा कि ये कितना फायदेमंद है। आई होप कि ये जल्दी शुरू हो जाए और इसके नताइज बेहतर आए, क्योंकि अब हम इंतजार के मुतहम्मिल नहीं है, अब हम प्लानिंग्स तक महदूद रहने के मुतहम्मिल नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, लोग इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है। ताजिर आपकी एक जगह पर हैं, हमने दुकानें खोल ली हैं, लोग फाकों पर आए हुए हैं। तो इस सूरत हाल को जिस तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है, फौरी तौर पर इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने चाहिए। आगे सीएम साहब की जानिब से एक और हिकमत अमली तैयार की गई है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। नाज़रीन, 50 लाख नौकरियां राइज पंजाब मंसूबा मंजूर किया गया है। अब इसकी कल हमने ब्रेकिंग भी अपने नाज़रीन तक ये पहुंचाई थी, हमारे ही शो में हमने ब्रेकिंग न्यूज दी। सरकारी स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। राइज पंजाब प्रोग्राम का आइंदा बजट 2020 में इसको शामिल किया जाएगा। फिलहाल इन चीजों के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, मुझे ये लगता है। राइज पंजाब क्या है? राइज पंजाब प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसमें नौकरियां मिलेंगी। तो जो पहले 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी मिलनी थी, उनमें से अगर आप आज़ादाना किसी गैर मुल्की फर्म से करा लें, आपका चूँकि बहुत ज़्यादा आपको यकीन होता है कि गैर मुल्की जो फर्म्स हैं वो सही सर्वे करती हैं, मुकामी फर्म्स तो शायद इस काबिल ही नहीं समझते आपके वो बेहतर है, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो मिलियंस लोग हैं वो आपकी पॉलिसीज़ की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं। आपने पहले तमाम तर जो शोबाजात थे उनके गलों में फंदा डाला, और उसके बाद आपने 2 साल बाद आपको ख्याल आया कि तामीराती शोबा तो दिहाड़ीदार को और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना है, और इसमें आपके पास जितना भी पैसा है वो आप इसमें लगाएं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। अब देखिए, पहले आपने तमाम तर जो पाबंदियां थी वो लगाई, लोगों का जो
تمام تر جو لوگ تھے اپنی جو پروفٹ ہوتی ہے کسی بھی کاروبار سے منسلک افراد ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ جو لاہور شہر کی ٹینڈنسی ہے صنعت کار ہوں چھوٹا تاجر ہو یا دکاندار ہو تو وہ پراپرٹی میں ہی انویسٹ کرتا ہے. سوسائٹیز آپ کو آباد ہوتی ہوئی اسی لیے نظر آتی ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے پیسے بھی سیو رہیں اور ان کو مزید انکم بھی ملے. لیکن آپ نے پہلے وہ سارے کام کیا. اب رائز پنجاب پروجیکٹ جو ہے اچھا اب اس کے جو خد و خال ہیں اس پروجیکٹ کے اس میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں میرے خیال سے وہ بعد والی چیزیں ہیں. ابھی اہم چیز کیا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز دہائی دے رہے ہیں. آپ کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں خبر بھی ہمارے پاس ہے ٹیچنگ ہسپتالوں میں حفاظتی کٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. حکومتی دعوے اپنی جگہ بار بار ڈاکٹرز کی جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں. ٹیچنگ ہسپتال اگر شہر لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر کرونا کے پیشنٹس ہیں. آپ میں ہاسپٹل کی بات کر لیں آپ دیگر ہسپتالوں کی بات کر لیں وہاں پر ڈاکٹرز کو اشد ضرورت ہے کہ ان کے پاس پراپر حفاظتی کٹس موجود ہوں. نہ صرف وہ ڈاکٹرز جو کہ کرونا کے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں بلکہ دوسرے ڈاکٹرز بھی کیونکہ ہسپتال میں جو کوئی بھی آ رہا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آیا وہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. تو ڈاکٹرز کا اپنا مطالبہ ٹھیک ہے. آپ یہ جو رائز پنجاب پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اس پر آپ بعد میں بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں. پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں میرے خیال سے. نہیں وہ رائز پنجاب زیادہ ضروری ہے. اگر جو ڈاکٹرز کو پی پی ایز اگر دے دیں تو پھر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس اگر مل گیا ڈاکٹرز کو تو پھر وہ بہتر انداز میں علاج کر سکیں گے اور بہتر انداز میں علاج ہوگا تو شاید یہ جو وبا ہے اس پر کنٹرول بھی پایا جا سکے. تو اس میں تو مکمل طور پر ہم تھرو آؤٹ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے رپورٹرز زاہد چوئی صاحب اور بسام سلطان مسلسل جو ایشوز ہیں ڈاکٹرز کے وہ اجاگر بھی کر رہے ہیں. پروٹیسٹ بھی ہم دکھا رہے ہیں لیکن مجال ہے جو اس حوالے سے اچھا اس میں ہم نے دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد بھی پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہیں کہ تمام ڈاکٹرز کو ہسپتال کے کٹس کی ضرورت نہیں ہے جبکہ بار بار ڈاکٹرز بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور آؤٹ ڈور میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ آنے والا پیشنٹ جو ہے وہ کرونا نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے. ان کا رائٹ ہے کہ ان کے پاس کٹس ہونی چاہیے اور اب جس تعداد سے مریض بڑھ رہے ہیں میرے خیال سے واقعی سب ڈاکٹرز کے پاس کٹس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے یہ جو کٹ ہے پی پی ای جس کو ہم کہتے ہیں یہ صرف ایک دن میں ایک کٹ یوز ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے خوفناک جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس کو ویسٹ کرنے کے حوالے سے جو منصوبہ ہے وہ بالکل منصوبہ بندی نہیں کی گئی کہ کس طرح سے ان کو ویسٹ کیا جانا ہے. اوبیسلی ان پر بھی تو جرمز ہوں گے اور پھر اس کو جب آپ تلف کریں گے تلف کس طرح سے کریں گے اس حوالے سے کوئی کرائٹیریا سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی پالیسی واضح کی جا سکی ہے کہ ان کو ٹھکانے لگانا بھی ضروری ہے اور باحفاظت ٹھکانے لگانا کیونکہ یہ بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہیں. جو کٹس یوز کی جا رہی ہیں اور ابھی تو کٹس کی قلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنے فرنٹ لائن سولجرز کو جو ان کا حفاظتی سامان ہے وہی نہیں دے رہے تو وہ کس طرح سے فائٹ کر سکیں گے کووڈ-19 کے حوالے سے. تو دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. تبھی تو روزانہ رپورٹس آ رہی ہیں کبھی آپ کی نرسز افیکٹ ہو رہی ہیں کبھی پیرامیڈکس تو کبھی ڈاکٹرز جان کی بازی بھی ہارے ہیں. تو ایسے میں بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سیاست ہو رہی ہے تو پھر واقعی ہو رہی ہوگی سیاست. آپ کے ڈاکٹرز بھی بار بار آ کے احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی آ کے بار بار اپنے مطالبات ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے. جس طرح سے آپ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے اب مریض بڑھ رہے ہیں. اگر اب مریض بڑھ رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس انف سامان نہیں ہوگا تو کس طرح سے یہ چیزیں مینیج ہوں گی؟ دیکھیے گفتگو میں تو آپ پکڑ نہیں سکتے اس گورنمنٹ کو اور گفتگو میں تو آپ کو بہت آگے نظر آئے گی. ہوا میں مینار کھڑے کر دے گی یہ گورنمنٹ. لیکن جو پریکٹیکل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیلریز سٹرکچر پہ بات نہیں کر رہے ہم پی پی ایز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ہمیں دیا جائے وہ ضروری ہے اور بات سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. لیکن دوسری جانب اگر آپ فگرز دیکھیں گے میں چونکہ پی ڈی ایم اے کو کور کرتا ہوں تو فگرز دیکھیں گے تو وہاں پر صورتحال آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے ڈاکٹرز کو اتنا سامان مل گیا ہے کہ شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اتنے ڈاکٹرز نہیں ہیں جتنا سامان فگرز میں. تو یہ الفاظ کا جو گورکھ دھندا ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہم نے ریالٹی کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا
जो कि ज्यादा नुकसान का पेश खैमा बार साबित बार हो ये भी सकती कहा है। जा रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि ये इन चीजों से लाइल्म बैठे हैं। ग्राउंड रियलिटीज की ऑपोजिशन की जानिब से बात की जाती है कि अब इन्हें बाहर निकल के देखना है, अब सिर्फ ट्वीट्स की हद तक नहीं रहना है कि आपने फिगर्स दिए देखे कि इतनी तादाद हो गई, आपने ट्वीट कर दिया। बाहर निकल के अब देखने की जरूरत है कि आया आपने इतने सारे इकदाम आपके बतौर कि आपने एहसास प्रोग्राम किया, आपने लोगों को इतने पैसे दे दिए, लेकिन एक दफा ग्राउंड रियलिटी पे तो देखे ना कि लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं। आपको रश भी नजर आ रहा है, आपको दफा 144 की खिलाफ वर्जी भी खुल्लम खुला नजर आ रही है, आपको स्मार्ट लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल भी शहर में नजर आ रही है। तो ये सब रहा तो किस तरह से हम इससे बाहर निकलेंगे? अन्ना यूसुफ, ये बताएं कि आजकल सबसे बड़ा जो इशू दरपेश है मुल्क को, वो कौन सा है? बताएं कौन सा? ऑब्वियसली हमारे कोविड-19। बिल्कुल ठीक है, इसके हवाले से इंतजामात की बात हो रही है, इसके हवाले से तमाम तर जो इश्यूज हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, किस तरह से इस क्राइसिस से निकलना है उस पर। तो आपको पिछले जो 72 घंटे गुजरे हैं उसमें आपको नेशनल मीडिया पे एक डिबेट नजर आ रही है 18वीं तरमीम के हवाले बिल्कुल। से। आप अंदाजा लगाएं कि आप इस तरह की वेव बनवा रहे हैं कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कोविड-19 से नंबर आजमा होना। ऐसे में जब आपकी प्रायोरिटीज़ जो चेंज होती रहेंगी, सियासत आपने हर हाल में करनी है, तो फिर बिल्कुल ऐसा है। मुझे ब्रेक की तरफ है? जाना है, ये वक्त ऑब्वियसली सियासत का नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज जो हैं अब सिर्फ यही रहनी चाहिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोई भी महकमा, कोई भी इदारा अब इससे महफूज नहीं है। सुई नॉर्दर्न गैस के मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमने बात की सुई नॉर्दर्न गैस के मुलाजमीन जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं। पुलिस एहलकार, ट्रैफिक वार्डन, उसके बाद डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स की तो हम हर रोज़ बात करते रहते हैं, ऑब्वियसली फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के एहलकार भी जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिस पर हेड ऑफिस को सील किया गया है। राव साहब क्या कहेंगे, इसके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म अब मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि अब तादाद ओवरऑल हम देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। अब कोई भी ऑफिस हो, मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और कैरियर का कोई इल्म नहीं है। इसके लिए जो हिफाजती इक़दाम ज़रूरी, जो इसके SOPs हैं, इसका मतलब है कि जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो उसने उस पर अमल दरामद नहीं किया SOPs पर, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए। यानी टेम्परेचर चेक करना बाहर, और उसके अलावा डिसइंफेक्ट करना, और फिर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अपने काम पर भेजना। तो अब 3 जो लोग निकले हैं, अब ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज़ के भी टेस्ट होंगे, और जिन जिन के साथ उनका इंटरेक्शन रहा उनके भी टेस्ट होंगे, और अल्लाह ना करे कि इन 3 से आगे जो तादाद है वो 30 हो या इससे कम या ज़्यादा इससे बड़े, बस ये 3 तक ही रहे, और इनको भी अल्लाह ताला जल्द सेहतियाब करे। अलबत्ता अब जो हेड ऑफिस है वो बंद रहेगा। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को सिर्फ इस तरह से लूँगी कि ये हमारे पास जो है वो अलार्मिंग चीज़ है। आपको इन चीज़ों से अब सीखना है, आपको मुख्तलिफ इदारों में जहाँ जहाँ वर्कर्स जा रहे हैं आपने उनको देखना है कि अब इसके लिए SOPs प्रॉपर बनाए जाएँ, उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ें अब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कितनी देर तक काम बंद रख सकते हैं। ऑब्वियसली वो लोग जो कि काम कर रहे हैं उन्होंने घरों से बाहर भी निकलना है, उन्होंने अपनी नौकरियों पर भी जाना है, कितने दिन आप घरों में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए अब प्रॉपर SOPs की तरफ हमें आना है ना, उसमें हमें सख्ती करनी है। एग्जैक्टली इसमें अगर आपका ये ख्याल है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये ख्याल है कि आप बहुत जल्द इस सूरत हाल से निकलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आपके साथ ही है। अभी चूँकि अल्लाह ताला का अगर फजल और करम हो जाए तो सुबह ही कोई वैक्सीन आ जाए और इससे निजात मिल जाए, अदरवाइज़ कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। आप फ़िलहाल जो बहुत जल्दी जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो ख़बरें हैं वो बहुत जल्दी भी सितंबर में बताया जा रहा है कि वो आएंगी। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तब तक, वैक्सीन के आने तक आप गैदरिंग्स हैं, आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो नॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जिस तरह से इजलास मुलतवी होते हैं ना गैर मुअय्यना मुद्दत तक, उसी तरह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस सूरत हाल से निपटना है। इससे हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाकर और SOPs पर अमल दरामद करके ही आप साथ साथ चल सकते हैं, अदरवाइज दूसरी कोई ऑप्शन है ऑब्वियसली ऐसे ही है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी को यकीनी नहीं बना पा रहे हैं, आपको जगह जगह पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
अब ये छोटी छोटी कोताहियां अगर इसी तरह से हम बरतते रहे और फिर हम सिर्फ अखबारात तक, इश्तहारात तक ये चीज़ें मेंशन करते रहे कि हम इकदामात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल हम इस पे बर वक्त काबू पा सकेंगे। वही बात के इसमें जो सरकारी इदारों का किरदार है उससे बढ़कर किरदार इंडिविजुअल्स का है। यानी जो पेरेंट्स की हम बात कर रहे थे शुरू में प्रोग्राम के, जब तक उनका किरदार अदा नहीं होगा, जब तक वो नज़र नहीं रखेंगे अपने मामलात पर, तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो सूरत हाल की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है आज, क्योंकि अगर आप ये समझें कि मैं जहाँ मर्जी फिरूं और मुझे कोई पूछे ना, तो ये मैं गलत फहमी का शिकार हूँ। बिल्कुल और चूंकि ये बिल्कुल, और अगर हम यहाँ पर बैठ के लोगों को ये कहते हैं ना कि उन्होंने घरों तक महदूद रहना है, तो यकीन मानिए हम लोग उन चीज़ों का खुद भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जब हम खुद करेंगे तभी हम दूसरों को कह सकेंगे कि उस पर अमल करें। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी हम लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, आपने इसको समझना है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब इस करने वाले हैं वो ये है कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये सिर्फ कहा जा रहा है, सूरत हाल हमें इससे यकसर तब्दील नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट में आपको महंगी अशिया नजर आ रही हैं। मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हमेशा की तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में भी कारकर्दगी सिफर नजर आ रही है। क्यों इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं आ रहा? किनको खुदा का खौफ? आप देखिए कि ये स्टोरी देख के मैं बिल्कुल मैं भी हैरान हुआ कि 78 हैं, 1.25 करोड़ की आबादी है और 78 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं, जिनमें से 16 से 20 ऐसे हैं जो ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के ऑफिसर्स हैं, और जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स का ओहदा है वो उनके नाम के साथ लगा हुआ है, लेकिन वो आज तक किसी एक कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं बने। अब ये 24 घंटों में 79,000 का जो आप फाइन के हवाले से हम देख रहे हैं कि ये जुर्माना हुआ ग्राम फरोशी का, ये जुर्माना ग्राम फरोशी का हल नहीं है। आपने ऑर्डिनेंस किस लिए मुतारफ करवाया कि ऑर्डिनेंस के तहत आप कार्रवाई करें। जुर्माना दूसरे अल्फाज में फेवर है। इससे अगर कोई शख्स, कोई ग्राम फरोश अगर 1,000 रुपए की ग्राम फरोशी करता है तो उसको आप 500 रुपए जुर्माना कर देते हैं, तो आपने उसकी फेवर की है और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो जब तक आप जुर्माने करते रहेंगे ये मर्ज लाइलाज होता रहेगा। ये इसका हल ही ये है जो ऑर्डिनेंस में हम देख रहे थे कि ग्राम फरोशी पर फलां सजा, और उन पर अब अमल दरामद करने का वक्त है। जब तक आप 6-6 माह या 8-8 माह या 10-10 माह जब तक इनकी जमानतें नहीं होंगी ना, तो आप देखिएगा ये बिल्कुल सीधे होके वापस आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, आपको फर्क नजर आएगा। वाकई सजा देनी चाहिए। और फिर इंतजामिया से भी मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बार बार रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं, तो खुदारा अगर इनको देख लिया जाएगा तो आवाम को इन्हीं चीजों से बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। देखिए रिलीफ इसी से ही मिलना है। जो ही रमजान का पहला रोजा था और मैं मक्का कॉलोनी की मार्केट में खड़ा था, 250 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला जो टमाटर था वो 450 और 500 रुपए किलो में वो सॉरी लीमू जो है वो फरोख्त होना शुरू हो गया। तो ये तो हाल है। आप देखिए किस चीज को आप रोकेंगे। तमाम जो सब्जियां और फल हैं उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन अब ये है ना कि अब इस चीज को कंट्रोल करना है और वो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं उन्हें सजा देनी है। राव साहब वक्त कम है, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करें, मरीजों की तादाद बढ़ रही है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऐसे मरीज़ जो कि पहले से ही सांस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, दमे के मरीज़ हैं या फिर सांस से रिलेटेड दीगर अमराज जो हैं उनके साथ लाहक हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। कितनी केयर की ज़रूरत है, किस तरह से उनको अपना ख्याल रखना है, किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है, आज के शो में हम इस पर बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके
साथ करवाती चलूँ। डॉक्टर इरफान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हैं और साथ ही साथ फोकल पर्सन कोरोना लाहौर जनरल हॉस्पिटल भी हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब आपका? थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल पर मैं आपका एक कमेंट चाहूँगी। जी थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे जहाँ हम जा रहे हैं यही डिस्कस होता है। हालात जो हैं वो बेसिकली दीज 2 वीक्स, ये जो 2 हफ्ते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइडिंग है कि किस तरफ इसका टिल्ट जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अगर मोर्टेलिटी डेथ की बात करें तो डेथ जो है इस वायरस की वो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नॉट दैट बैड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमने देखी है। सो एक ये चीज़ तो है बाज़ार के जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन टू अर्ली कमेंट है मेरा। फिर भी 50 डेज़ के बाद जो देखा जाता है वो वायरस यूजुअली अपने कॉम्प्लिकेटेड फेस में चला जाता है, जो अभी तक इसने वो ट्विस्ट नहीं किया। लेकिन नंबर ऑफ़ जो आप लोग शो करते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारी खाम ख्याली है कि ये ट्रू है। नंबर जो हैं क्योंकि हमारे टेस्ट कम हैं वो डेफिनेटिवली सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ये तो क्लियर कट बात है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारी पॉपुलेशन कुछ थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही है इन द सेंस कि हमारे लोग ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं हो रहे। तो हमारी पॉपुलेशन में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो कम सिम्टम वाले लोग ज़्यादा हैं और ये भी हमारे लिए थोड़ा परेशान कुन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसमें बार बार हम देख रहे हैं कि वो मरीज़ जो कि बिल्कुल एंड पे पहुँच रहे हैं उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। अब सांस के मरीज़ जो हैं इसमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सांस की बीमारियाँ होती कौन कौन सी हैं? जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमें इस वायरस में जब भी कोई वायरस पैंडेमिक आती है, एपिडेमिक आती है, तो हमें एक ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हाई रिस्क ग्रुप है। इस ग्रुप में जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर करना है। सो हमने इसमें भी हाई रिस्क ग्रुप ऐड किया हुआ है। हाँ ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज इज़ वन ऑफ देम, लेकिन वो लोग जिनकी एज अबव 60 है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनको किडनी का इशू है, जिनको जिगर का इशू है, इसके अलावा वो कोई ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित नीचे जा रही है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, वो लोग हैं वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। इनको केयर करनी है। जहाँ तक रही रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात, तो हमारे पास मेन बल्क जो है वो लोग जो जिनका अस्थमा है, जो कि पाकिस्तान में ऑन राइज है आपके। फिर वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, अच्छा, उससे एक अस्थमा होता है जिसको हम COPD कहते हैं। अच्छा, ये लोग एट हाई रिस्क हैं। फिर वो लोग जिनमें कोई इन्फेक्शन है लाइक TB, और स्मोकिंग तो यहाँ हमारी बहुत बड़ी तादाद में लोग करते हैं। और वो लोग जिनको इन्फेक्शन लाइक TB, एक्टिव TB के पेशेंट्स हैं, और वो लोग जिनको ऐसी बीमारियां सांस की जो कि रेयर डिसऑर्डर कहलाते हैं, जिसमें लंग श्रिंक कर जाते हैं, ILDs, वो लोग हैं जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर करनी है रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। सही। अच्छा, अब मैं बारी बारी इन चीज़ों के बारे में चाहूँगी कि आप डिटेल में बताएं। सबसे पहले हम दमा के मरीज़ों के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इलाज भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको एक्चुअली यही नहीं पता कि उन्हें दमे का मर्ज लाहक है। तो क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से आपको अपनी एहतियात करनी है? अच्छा, वैसे दमा डायग्नोस करना कोई मुश्किल नहीं। 4 अलामत हैं: खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना, या सांस में तंगी। अगर किसी शख्स में ये एक या इससे ज़्यादा अलामत मौजूद हों और वो चेंज हो जाएं, इन सेंस के रात के वक्त ज़्यादा हो, दिन के वक्त कम हो, या उनके कोई फैक्टर हो लाइक सर्दियों में ज़्यादा है या मौसम बदल रहा हो तब ज़्यादा है, इन बिटवीन वो ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वी कैन सस्पेक्ट विद 80% कॉन्फिडेंस कि ये पेशेंट जो है इसको एस्थमा है। सो ये 4 अलामत का होना। अच्छा, अब ये वो सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम कहते हैं कि शायद हमारा गला खराब है तो इस वजह से हो रही हैं, और बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन आप ये चीज़ मानने को तैयार नहीं कि आपको दमा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब किसी को वायरल इलनेस होती है तो 10 दिन से पहले अगर ये अलामत हो और ख़त्म हो जाए तो वो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करें। ठीक है। अबव 10 डेज का मतलब है कि और बार बार हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके बैकग्राउंड में है। सो बहुत क्लियर होता है, यानी मुश्किल नहीं है। हम जरूर इन फुल पैराडाइज रहते हैं कि शायद हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मरीज को जब ये 1-2 दफ़ा हर सीजन में प्रॉब्लम ये होना शुरू हो जाता है तो वो लाजमन सोचता है कि नहीं मुझे हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये वो अलामत है जिसमें हम एस्थमा कंसीडर कर सकते हैं इन लोगों। ठीक है, ठीक है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएगा, ऑब्वियसली आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, अब उनको कोरोना से भी आपने बचाना है, ज़्यादा ये लोग जो है अलार्मिंग इन लोगों के लिए सिचुएशन है, किस तरह से ये अपने आप को महफूज रख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कंसेप्ट जनरलाइज ये होगा कि मुझे दमा है तो शायद मैं बहुत हाई रिस्क हूँ। नो, दिस इज नॉट ट्रू। दमा को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। वो दमा जो कंट्रोल्ड नहीं है, इसको अनकंट्रोल्ड दमा हम कहते हैं, उस दमे के मरीजों में कोरोना से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ये कंसेंसस है। ठीक है। अब हम दमे को अपना खुद अनकंट्रोल करते हैं। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस अब तक नोट किया कि आप मरीजों को इनहेलर देते हैं, इनहेलर इसका इलाज है मोस्टली, और आप जब वो ठीक हो जाता है वो उसको बंद कर देता है, फिर उसमें दोबारा अलामत आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपको दमा है तो प्लीज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिम्टम्स कि आप में अलामत उसकी हैं या नहीं हैं, इन सीजन में अपनी मेडिसिन जो कि हम इनहेलर कहते हैं, किसी फॉर्म में भी दिया जा रहा है,
اس کو کنٹینیوس رکھیں. صحیح. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیل جو ہم لے رہے ہیں ٹریٹمنٹ اس میں اسٹیرائڈ ہے اور شاید اسٹیرائڈ لینے کی وجہ سے ہم کرونا کو پرون ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا دمہ کنٹرول رہے گا تو آپ کرونا سے اچھی فائٹ کر پائیں گے. سو اگر آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ارسپیکٹو آف یور فل ٹریٹمنٹ جو ڈاکٹر نے آپ کو دی اور آپ میں علامت موجود ہیں دمے کی تو آپ انکنٹرولڈ ہیں. آپ وہ شخص ہیں یا وہ میل ہے یا فیمیل ہیں جن کو کرونا سے بچنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب ایج گروپ بتائے گا کتنا میٹر کرتا ہے؟ بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، یہ سب میں ہو سکتا ہے اور سب کو اتنی ہی احتیاط کرنی چاہیے؟ ہم دمے کی بات کریں کرونا؟ دمے کی بات کریں. دمہ تو ہر ایج گروپ میں ہو. ٹھیک ہے. احتیاط تو اس کی میڈیکیشن ہی ہے. پلس اگر آپ لکی ہیں کہ آپ کو اس کا ٹریگر کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ڈسٹ ہو گیا، فیومز ہو گئے، پرفیوم ہو گیا، سوپ ہو گیا، مل جاتا ہے لون فیکٹر، آپ اس کو اوائڈ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کا دمہ کنٹرول ہو. لیکن یوزلی یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے. اس کی بے تحاشا وجوہات ہوتی ہیں. آپ کا ویدر بھی از ون آف دا وجہ، تو آپ اس سے کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ سو کسی ایج گروپ کو بھی انوالو کرتا ہے. یوزلی بچوں میں بھی ہے اور بڑوں میں بھی ہے. بوڑھوں میں یوزلی دمہ سٹارٹ نہیں ہوتا، یا تو پہلے پک نہیں ہوتا اور کمپلیکیشن کی وجہ سے ایڈلٹ آنسیٹ ہم اسے کہیں گے، یعنی بڑھاپے میں ملتا ہے. بڑھاپے میں دمہ نیا ایک پیرامیٹر نہیں ہو سکتا. وہ یوزلی اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن دمے کے علامات بڑھاپا آئی مین 60 ایئر پلس نہیں. صحیح. اچھا اب جو وہ لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں، اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں، جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ انہیں کتنا محتاط رہنا ہے؟ اور اسموکنگ جو کرتے ہیں ان کو آپ کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا یہ، اور بڑا انڈر ڈسکسڈ ہے ان دا میڈیا. جو باہر ڈیتھ دیکھی گئی ہیں ینگز میں، چائنا میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے، اس میں وہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان میں 12.3% سے لے کے 14% تک 14 گنا اس کی کمپلیکیشن دیکھی گئی ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ کمپلیکیشن ڈیتھ ہے. یعنی جو ینگسٹر تھے ان میں ڈیتھ ہوئی کرونا سے، اس میں سب سے امپورٹنٹ میجر رسک فیکٹر شوگر بھی نہیں تھی، بلڈ پریشر بھی نہیں تھی، صرف اسموکنگ تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسموکنگ کتنا بڑا رسک فیکٹر ہے. ہمیں سگریٹ چھوڑنی ہے، اور لکیلی ہم ایک ایسے مہینے میں آگے ہیں جب یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم ایز اے کلینیشین پلمونالوجسٹ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے تو رمضان میں چھوڑ دیں. رمضان ایک وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہمیں گیپ مل جاتا ہے اتنا کہ ہم اپنی ول پاور کے ساتھ، اور اس وقت ہم ریلیجس بھی بڑے پمپ اپ ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت خود اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ٹائم دے دیتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے. سو آئی تھنک یہ رمضان کا مہینے کا بینیفٹ اٹھائیں اور پلیز اپنے آپ پہ رحم کریں. سگریٹ چھوڑیں، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. گاڈ فاربڈ اگر کہیں سے کرونا آپ میں ہو جاتا ہے اور آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ میں کمپلیکیشن کے چانسز عام شخص سے بہت زیادہ ہیں. سو یہ ہمیں سمجھنا ہے اس پوائنٹ سے. سو سگریٹ کو تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. دیر از نو آپشن لیفٹ فار اس. بالکل ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہ بہت زبردست چیز ہے جو ڈاکٹر صاحب نے مینشن کی ہے، اور مجھے پتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے بوڑھے جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کو عادت ہے. اور اب یہ مشکل وقت جو ہے اس میں خدارہ اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ آپ نے سگریٹ نوشی نہیں کرنی ہے. آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، نہ صرف کرونا بلکہ دیگر بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ اس کا باعث بنتی ہیں، جس سے آپ بچ سکتے ہیں. صرف اور صرف آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. اہم خبر آپ نے جانی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عرفان موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے چیز ڈسکس کرنی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، جن کو موسم تبدیل ہو تو انہیں الرجی ہو جاتی ہے. جو لوگ ابھی ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بائک پہ جاتے ہیں، واپس گھر آئیں تو ایک دم سے انہیں کھانسی اور پھر چھینکیں وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں. اب اس سب سچویشن میں حالات ایسے ہیں کہ سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اس کو کرونا تو نہیں ہو گیا. دیکھیں کرونا کی تو ایک اسپیسیفک علامات ہیں، لیکن ایک چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا اوپنلی بات کرنی چاہیے، ڈپلومیٹک آنسر نہیں دینا چاہیے. جو الرجی ہے یہ ایستھما کا ہی دوسرا نام ہے. ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر پیشنٹ سے بات کرتا ہے تو جب وہ الرجی کی بات کرتا ہے تو پیشنٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کو تو الرجی ہے. اور ہم جب کہتے ہیں نا دمہ، ڈاکٹر صاحب مینو کہ تو دمہ ہوگا، مجھے تو ڈاکٹر صاحب نے الرجی بتایا تھا. اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے الرجی کی، کس طرح الرجی کی کافی ٹائپس ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں کو سیزنل نزلہ زکام رہتا ہے جس کا ایگریویٹنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھنڈ میں جاتے ہیں یا جب ایسے ایریا میں جاتے ہیں جہاں پہ یہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہو یا مٹی میں جاتے ہیں تو ان کو چھینکیں ہی آتی ہیں. پھر چھینکیں سے ان کو کیرا گلے میں گرنا بڑی علامات ہیں. یہ لوگ پہلے ان کو علامات ہوتی ہیں. اگر یہ کنٹرول نہ کریں تو 70% چانسز ہیں کہ یہ ایستھما میں کنورٹ ہوگا، نیچے چلا جائے گا. پھر کچھ لوگوں کو ارٹیکیریا، اسکن پہ خارش ہوتی ہے، وہ بھی ون ٹائپ آف الرجی ہے. سو الرجی کو ایستھما سے سیپریٹ نہ کیا جائے. اگر سانس کی علامات ہیں، آپ کو کھانسی، سانس میں سیٹیوں کے آواز کا آنا، چلنے سے سانس کا پھولنا یا سانس میں تنگی، اور وہ مٹی دھوئیں سے بھر رہی ہے، وہ ویدر
سے بھر رہی ہے اور پھر بیچ میں اسٹیبل ہو جاتی ہے, تو یہ بڑا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ یو آر سفرنگ فرام ایستھما, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. الرجی کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے, تو انفارچونیٹلی ہم بھی ٹو بائی ٹائم ہم مریض کو کہہ دیتے ہیں آپ کو الرجی ہے, اور ایسما اس وقت بتاتے ہیں جب مریض کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سمجھنے قابل ہو. ٹھیک ہے, کرونا کی اپنی اسپیسیفک علامات ہیں. کرونا میں اب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کنٹیکٹ کسی ایسے شخص سے ہو ٹو سم ایکسٹینٹ جس میں یہ علامات ہوں, وہ سسپیکٹڈ ہو یا کنفرم کیس ہو یا ٹریول کی ہسٹری ہو, اس کے ساتھ آپ کو بخار کا ہونا, اس کے ساتھ آپ کو چھینکیں آنا, خشک کھانسی بہت امپورٹنٹ علامت ہے. ہمارے مریضوں میں کچھ دیکھا گیا کہ چھاتی میں درد بڑی انیوژل ہوتی ہے, صحیح, اور اس کے ساتھ اس کو پیشنٹ کو جسم میں باڈی ایکس آنا شروع ہو جاتی ہے, ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو پھر ہم ضرور سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ میں کرونا ہو سکتا ہے. صحیح. کچھ میں جنرل ہاسپٹل میں جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گی, ان کا علاج معالجہ کس طرح سے چل رہا ہے, کتنی تعداد میں پیشنٹس ہیں؟ جی ہم لکی ہیں کہ ہمارے ساتھ پرنسپل صاحب سردار الفریز ظفر صاحب, ایم ایس صاحب, محمود صلاح الدین صاحب نے جب یہ کیس پہلا آیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے سب سے پہلے اس پہ ورک پلان تیار کر لیا تھا. صحیح. الحمدللہ پرنسپل صاحب کے زیر نگرانی ہم نے ایک ٹیم ڈیزائن کی اور اس ٹیم کو ٹرینڈ کیا گیا. وہ کمپرائز آف تھی ان ڈاکٹرز کی جو کہ فرنٹ لائن پہ تھے احساس. ان کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ جو کپڑے ہیں اس کو کیسے پہننا ہے, ڈوننگ ڈافنگ کہتے ہیں اس کو, کیسے اتارنا ہے. پھر ان کے بعد انہوں نے فردر ٹریننگ کی. پھر ہمارا سب سے پرابلم جو تھا امپورٹنٹ جو شروع میں ہمیں فیس کرنا پڑا کہ پیشنٹ او پی ڈی میں بہت زیادہ ہیں, ان کو سیگریگیٹ کیسا کیا جائے. تو پرنسپل صاحب نے ایک آئیڈیا دیا تھا, وہ بڑا ہمیں اس کا بینیفٹ ہوا کہ ایک مائکرو فون پہ ہمارا ایک بندہ ہر وقت بتاتا رہا کہ یہ کمرہ نمبر 70 ہے, اگر آپ کو نزلہ زکام کی علامت ہے تو باہر سے آپ ڈائیورٹ کر دیں. تو اس سے ہماری سیگریگیشن اچھی ہو گئی. پھر ہمارا جو فرنٹ لائن تھے ان کو ہم نے پراپر اکوپڈ کیا, تو پراپر ڈیزائننگ ہمارے پاس ایگزسٹ کرتی ہے آن گراؤنڈ بھی ود پراپر ایس او پیز. اب یہ کہ ہمارے پاس پیشنٹ کو آنا شروع ہو گئے ہیں, ہمارے پاس آئسولیشن وارڈ بھی ہے اور ہمارے پاس ایچ ڈی یو بھی ہے, آئی سی یو بھی ہے. اور الحمدللہ کہ اس وقت میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سیٹسفائڈ ایز فار ایز جنرل ہاسپٹل از کنسرن. ایک بڑا ایشو جو کنسرن ہمارے سب کے لیے ہے, جو ہم ہڈن ورڈز میں بتاتے بھی ہیں, کہ فل فلیج او پی ڈی کو اوپن کرنا ہمارے لیے ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اور یہ ہماری ایک بارہا ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس پہ ضرور فوکس کیا جائے کہ یہ جو او پی ڈیز ہیں ان کو منیمائز کیا جائے, کیونکہ ہم من حیث القوم جتنا بھی کوشش کر لیں ہم نہیں سمجھا پاتے. بالکل ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور کہیں پہ بھی ایک پیشنٹ بھی جو اسمپٹومیٹک ہوگا تو وہ پورا کا پورا جو آپ کا موب ہے اس کو وہ خراب کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے بتائے گا, کچھ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی تبدیلی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کرونا کو کنٹرول اس سے کیا جا سکتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کل ہی ایک بریفنگ ہوئی ہے یو ایس اے میں, اگر آپ نے وہ سنی ہو تو وہاں پہ انہوں نے سائنٹیفکلی ایک بات کہی ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے ایک ایسے لیب میں جس میں ٹیمپریچر بٹوین 25 to 30, اگر ہیومیڈیفیکیشن 80% ہو جائے اس ٹیمپریچر کے ساتھ تو وائرس کا ٹائم آن دا ایریا از 1 منٹ. اچھا, دس از ویری گڈ ہوپ. یہ کل ہی بات ہوئی ہے, اور ہماری بھی ایز اے پلمونالوجسٹ ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ وائرس شاید کچھ اسپیسیفک ٹائم کے بعد, ٹیمپریچر کے بعد اس کا سرفیس ایریا پہ ٹائم کم ہو جائے گا. سو انڈائریکٹلی اس نے اس بات کو انڈورس کیا, اگر سرفیس ایریا پہ ٹائم کم ہو جائے گا تو ٹرانسمیشن ٹائم بھی کم ہو جائے گا. سو ہوپ فل ہم ہیں, کیونکہ اکثر ہم ہوپ فل ایسے ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی تو میچ جیت جائیں گے. اسی طرح ہماری ہوپ ہے کہ شاید ویدر اگر ایسا ہوا تو ایک بریک لگ جائے گا. لیکن یہ ایکسپیریمنٹل باتیں, اب فیوچر آنے والا اس کو فردر کنفرم کرے گا. آپ دیکھ لیں بے شک ہمارا ویدر آن رائز ہے, لیکن ہمارے پیشنٹ بھی آن رائز ہیں ابھی تک. ایسے ہی اس میں ہمیں ابھی تک کوئی میجر امپیکٹ یہاں پہ نہیں. اچھا, ٹیسٹنگ ہمارے ہاں ابھی ویسی نہیں ہو رہی ہے, نہیں تو ہمارے پاس جو تعداد ہو اوبویسلی وہ اس سے ڈبل بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. آپ مجھے بتائے گا کہ ٹیسٹنگ کی سہولت کو بہتر فی الحال اس طرح سے نہیں کیا جا رہا, تو کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا ہر دوسرے بندے میں آپ کو نہیں پتا کہ کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے؟ اب لیٹ سپوز میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے نا, اگر میں کہیں گیدرنگ میں جا رہی ہوں, ضروری کام کے لیے جا رہی ہوں, میں اپنی حفاظت کس طرح سے کر سکتی ہوں, کیا کیا اس کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر بندہ کرونا ہے انلیس پروون ادروائز. ٹھیک ہے, بالکل. سو اس کو پریونٹیو میئر کیا ہے, اس کا پریونٹیو میئر یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو گیدرنگ میں اپنے آپ کو منیمائز کرنا. ہم نے اس آر میں جانا ہی نہیں جب گیدرنگ ہو, اور اگر بہت ارجنٹ ہے ہمارے لیے جانا تو ہمیں ماسک پہن کے جانا. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کے ہیئرز بھی کور ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور ماسک پہنا ہے. اس کے بعد آپ نے ان نیسیسری چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا. جو ہی آپ ٹچ کرتے ہیں آپ کو ہینڈ واشنگ کا پروٹوکول فالو کرنا ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں گیدرنگ ہے, کوشش کریں کہ آپ کا ڈسٹینس منیمم 3 فیٹ اور آئیڈلی 6 فیٹ ہو, اور آپ
آپ پڑھے لکھے ہیں نا تو آپ ساتھ والے کو بھی یہ پوائنٹ سمجھائیں بالکل کہ جی آپ نے سوسائٹی کو گروم کرنا ہے کہ جی آپ پلیز تھوڑا سا ڈسٹینس سے کھڑے ہو اور ماسک ضرور پہنیں. سو یہ وہ پریونٹیو میجر ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. ہینڈ ہائیجین کو فالو کرنا, ماسک کو پہننا, ماسک نہیں پہننا اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آتی ہے تو ایلبو کو فلیکس کر کے, یہ جو پروٹوکول ایک بتایا ہے کہ آپ نے اس کو فلیکس کیا, کوشش کریں کہ اس کو یوٹیلائز کریں. یہ ایٹیکیٹس ہم نے تھوڑی دیر کے لیے نہیں کرنے, ہمیں ایز اے نیشن اب اس کو بنانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھانا ہے, یہی سمجھانا ہے کہ بچے آپ نے یہ کرنا ہے. وہ اسکول جاتے ہیں, وہ ریلنگ کو ہاتھ لگاتے ہیں, دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں, ان چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ان کو ہینڈ سینیٹائزیشن کا ہم نے سمجھانا ہے. اور یہی پریونٹیو میجر ہیں اس کے جو کہ علاج سے بہتر. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا, اب آنے والے 15 دن بار بار کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, یہ پیک ٹائم ہو سکتا ہے, اب اس میں ہماری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ آنے والے 15 دنوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہے جی, اس وائرس میں 50 سے 75واں دن جو دیکھا گیا وہ سب سے امپورٹنٹ ڈیز تھا, اور اس میں یہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ فیز میں جائے گا یا انوسینٹ رہے گا. اس کی 3 ڈفرینٹ سٹرینز ہیں, اور ہم ابھی تک یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری شاید وہی سٹرین ہے جو شاید چائنا میں آئی تھی جو ریلیٹیولی انوسینٹ ہے. سو اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو انفارچونیٹلی ہم فالو نہیں کر رہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے ہیں. ریسنٹلی یہ کہا گیا ہے کہ ماسک سے بھی زیادہ ضروری سوشل ڈسٹینسنگ. دیکھیں اگر آپ کسی شخص سے 6 فیٹ کا ڈسٹینس کر لیتے ہیں تو وہ ماسک پہنا ہو یا نہ پہنا ہو, آپ ایک پریونٹیو زون میں آپ آ جاتے ہیں. سو سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے نا کائنڈلی اس کو ضرور فالو کریں, اور یہ سمجھیں کہ یہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے. پلیز اس خام خیالی میں نہ رہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹ از دیئر. یہ ان سے پوچھیں جو ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے فرنٹ لائن کتنے ڈاکٹر گنوا دیے. ابھی ریسنٹلی کے پی کے میں ایک پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے, اور وہ مطلب ہمیں یہ سمجھنا ہے, اور یہ لاس ایک ڈاکٹر کے لاس کا مطلب ہے یو آر لوزنگ لیجنڈس میں بتاؤں. اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینئرس کو ریلیٹیولی ایکسپوز نہ کریں. جو لوگ ہماری ایج گروپ کے ہیں وہ فرنٹ لائن پہ آ کے خود اس کو ٹیک اوور کریں. تو پلیز سوشل ڈسٹینسنگ کو اور ماسک کو, ان چیزوں کو ضرور پہنیں, اور اگلے 15 دن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی رحم کرے اور ہم اس سے آؤٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا, ماسک کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اور سبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ ماسک اگر پہن لیں گے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس کا بھی ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, میں چاہوں گی وہ بھی آپ ضرور شیئر کریں. دیکھیں ماسک ڈفرینٹ ٹائپس کے ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی جو آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں سرجیکل ماسک پہنے, بالکل ایکسیپٹیبل ماسک ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا سب کو ماسک پہننا چاہیے؟ تو اب آنسر ہے یس, وی ہیو ٹو. ٹھیک ہے, گھر میں کمرے میں بیٹھے میں بات نہیں کر رہا, جو ہی آپ باہر جا رہے ہیں تو ہمیں ماسک پہننے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے کچھ ایسا دیکھا کہ ہمارے مریضوں میں علامات کم ہیں. تو جب مریضوں میں علامات نہیں ہے, وہ پھیلا رہا ہے, تو اس کے پھیلانے کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے, 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کھانسی اور سنیزنگ کرے, وہ ماسک بچا لے گی. دوسرا یہ ہے کہ اس سے وہ نیچے بھی کنٹامینیٹ سرفیس کو نہیں کرے گا. اور آپ کے پاس کیا وہ ہے کہ آپ اپنے ہینڈ کو آپ سینیٹائز کریں. سو ماسک تو اب کمپلشن ہے فار ایوری باڈی. ہم آئیڈلی کہتے ہیں کہ لوگ پہلے ہم نے منع کیا کہ کپڑوں کے ماسک نہ پہنے, لیکن اب آپشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو وہ بھی پہن لیں, لیکن اس کو ڈٹرجنٹ سے واش کریں. ڈٹرجنٹ جو ہے وہ اس کو کل کر دیتا ہے آٹومیٹکلی, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور ہینڈ واشنگ کے لیے بھی ڈونٹ رن آفٹر دیز سینیٹائزر. اگر آپ کے پاس وہ بھی ہے 20 سیکنڈ کبھی کر کے تو دیکھیں. 20 سیکنڈ اگر آپ ہینڈ واش کریں گے تو آپ کے ہینڈ نیٹ اینڈ کلین ہے ایز لائک سینیٹائزر. صحیح. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ہاسپٹل میں کرونا کے مریض زیر علاج ہیں, اور بہت سارے ایسے مریض ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں, ایز سچ انہیں نہیں لگتا کہ کوئی بیماری ہے, وہ باتیں بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, نہ انہیں بخار ہے, نہ نزلہ ہے, نہ زکام ہے. تو ان پیشنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کتنی دیر میں صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اب ایک خوف ہے نا بہت سارے لوگوں میں, خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو آپ ڈفرینٹ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, اس سے بہت سارا ایک خوف سا مجھے لگتا ہے لوگوں میں آتا جا رہا ہے. تو کوئی میسج آپ دینا چاہیں کہ پیشنٹس بالکل محفوظ ہوتے ہیں انٹل اور انلیس؟ اس کا ایک ہی حل بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھنا ہے, کوارنٹین کرنا ہے, آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. مطلب یہ کوئی فیئر زیادہ, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لکیلی الحمدللہ ہمارا جو ڈیتھ ریٹ ہے نا وہ کم ہے, اور ہم موسٹلی پیشنٹ وہی دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جن میں علامات اگر آئی بھی ہیں تو وہ ایک جگہ پہ فکس ہوگی. بالکل ایسے وہ اگلے پروگریشن جو ان کا نارملی باہر ہوتا تھا وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہو رہا. سو ان کو احتیاط یہی ہے کہ وہ آئسولیٹ رہیں, اور کم سے کم 14 دن ہمارا امپورٹنٹ ہے. 14 دن کے بعد اگر کوئی ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے, اس کو پھر 24 گھنٹے بعد ریپیٹ کرا کے نیگیٹو اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کیور ڈکلیئر کرتے ہیں. سو یہ ایسی انشاءاللہ تعالی خطرناک بیماری نہیں ہے. حوصلے سے کام لیں. اگر آپ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے, لوگ ڈرتے ہیں, آپ میں علامات ہے, تو میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ 14 دن کے لیے سکون سے کمرے میں بیٹھیں. آپ ہر بندہ نیٹ پہ اویلیبل ہے, وہ کوارنٹائن کے پراپر پروٹوکول ہیں, اس کو فالو کر لے, اور اس کے بعد وہ باہر نکل آئے. اگر علامات ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کر لے. سو ہمیں میرے خیال میں ان چیزوں سے ہم نے بچ نہیں سکتے, احتیاط ہم نے سب نے ضروری. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھنے والوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میسج یہی ہے کہ بس اب کوشش یہ کریں کہ جو اسلام نے ہمیں باتیں سکھائیں اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے, اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں, ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمیں اس
अजाब से, इस वबा से नजात लाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आपने शेयर की हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे नाज़रीन जिन्होंने सुना है वो ज़रूर इस पर अमल करें, और साथ ही साथ ये वो चीज़ें हैं जिन पर अमल तो आपने करना ही है, लेकिन सोशल डिस्टेंस आपने ज़रूर रखना है। इसका एक वाहिद हल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तादाद बढ़ रही है, हम इसी तरह से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा से प्रोग्राम में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज का है, ये तो आपने जान ली। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करना चाहेंगे शहर में हालिया महंगाई की लहर के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर हो या फिर इसके साथ साथ दीगर स्टोर्स जो शहर में मार्केट में हमें नजर आते हैं, वहां पर महंगाई की वजह से लोग इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हैं, जिनका नामो निशान कहीं नजर नहीं आ रहा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कहा यह जाता है कि उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केटों में जाते हैं, कार्रवाइयां भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्यों इनको करार वाकई सजा नहीं दी जाती? क्यों इनको इस मुश्किल वक्त में लोगों के लिए जो है वो सबक नहीं दिया जाता कि आया अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसको करार वाकई सजा दी जाएगी, ताकि वो लोग जो कि दोबारा इन कार्रवाइयों के लिए तैयार बैठे हैं, कम से कम उनको सबक हो जाए कि अगर वो इस तरह से कुछ करेंगे तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हम देखते हैं कभी कार्रवाई की जा रही है वजीर आला की जानिब से सिर्फ बातों तक के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसकी रियलिटी कहीं नजर नहीं आती। गुज़श्ता रोज की अगर मैं बात करूं तो मियां असलम इकबाल और इसके साथ साथ डीसी लाहौर ने समनाबाद और दीगर इलाकों का दौरा किया। वहां पर उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया, महंगाई किस हद तक है ये भी देखा, और फिर फाइन्स भी हमने सुना कि किए। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पूरे रमजान मार्केटें लगी हैं, सब्जी फरोश सब्जियां बेच रहे हैं, फल फरोश फल जो है वो बेच रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं हर रोज इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लोग खरीदारी के लिए जाते हैं, और महंगाई की इस लहर से लोग मुतासर हो रहे हैं। अब जो हमारे दुकानदार हैं उनके पास जवाब यह है कि सब्जी मंडी से उन्हें सब्जियां महंगी मिल रही हैं। सब्जी मंडी में अगर सब्जियां महंगी हैं, मार्केट में महंगी है, कंट्रोल किसने करना है? मेरा सवाल ये है। खैर, सब्जी मंडी की सूरत हाल क्या है ये अभी हम जानेंगे। हसन अली वहां पे मौजूद है। हसन, बताएगा सब्जी मंडी में आज क्या सूरत हाल है, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, और फिर मार्केट की सूरत हाल भी बताएगा, मार्केट में लोगों को किन शिकायत का सामना है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो है वो चौथा रोज़ा है, जो मुनाफाखोर माफिया है वो सरगर्म नज़र आता है। हमेशा की तरह इस साल भी माह रमज़ान में जो मुनाफाखोरी का सिलसिला है वो अरूज पर पहुंच चुका है। हुकूमत के दावों और ऐलानात के बावजूद जो मुनाफाखोर माफिया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। हुकूमत की जानिब से सरकारी नेतनामा तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में चले जाएँ, वहाँ पे सब्जियाँ हो या कोई भी शय हो, उसकी फ़रोख्त मुमकिन नहीं होती। अगर आज कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त होने। लीमू की कीमत में कोई कमी नहीं देखी जा रही, और लीमू जो है वो आज भी 400 रुपये से लेकर और 550 रुपये फ़ी किलो तक ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए दीगर सब्जियों की, तो अदरक जो है, लहसन की अगर बात की जाए तो लहसन जो है वो आज शहर में 300 से 350 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो फलों की कीमतों में भी कोई कमी नहीं देखी जा रही, और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम जो अपना जारी करदा सरकारी नेतनामा है माहरम में, उस पर अमल दरामद लाजमी करवाएं, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में किसी हद तक रिलीफ मिल सके, और माह रमज़ान में आम शहरी जो हैं उनको मुनासिब कीमत पर जो है अशिया ज़रूरियाँ हैं, ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ और फल हैं, वो मिल सकें। जबकि अगर आज ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी की गोश्त की कीमत में मज़ीद 3 रुपये फ़ी किलो की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 191 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि फार्मी अंडे जो हैं उसकी कीमत 86 रुपये फ़ी दर्जन पर मुस्तहकम है। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। आज भी शहरी हर रोज़ की तरह यही मुतालिबा करते नज़र आ रहे हैं कि जो सरकारी नेतनामा है खुदारा उस पर अमल दरामद को यकीनी बना लिया जाए, क्योंकि अगर वो सरकारी नेतनामा जो कि मार्केटों में आप दुकानों पर पहुंचा रहे हैं उस पर अमल दरामद आप ही का कोई ऑफिसर जाके देख लेगा कि हो रहा है या नहीं, तो शहरियों तक उसके समरात पहुंच सकेंगे। शहरी जो कि इस वक्त मुश्किल वक्त में ऑलरेडी हैं और अब उन्हें महंगी सब्जियां और फल भी खरीदने पड़ रहे हैं, तो लिहाजा उनकी जानिब से तो दुहाई दी जाएगी, वो तो परेशान होंगे ही। लेकिन साथ ही साथ एक जो दावा किया जाता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि उनके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, महंगाई
कंट्रोल करने के लिए वक्तन फवक्तन शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए जाते हैं। इसकी हकीकत हमें कहीं नजर नहीं आती। अगर ऐसा है तो शहरी क्यों परेशान है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि हम तो हर रोज मार्केटों से बीपर्स भी लेते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, लोगों का यही कहना होता है कि अच्छी सब्जी अच्छा फल जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ महंगे दामों मिल रहा है। सब स्टैंडर्ड अशिया वहां पर मौजूद होती हैं जो कि उनको कह दिया जाता है कि ये सरकारी रेट पे आप खरीद सकते हैं। अब शहरियों का ये जो गिला है, ये जो जवाब शहरी पेश कर रहे हैं, इस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से क्या कहा जाता है? क्यों उनके मजिस्ट्रेट कार्रवाई नहीं करते? क्यों इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाते कि आया वो चीज़ जो कि गवर्नमेंट रेट के मुताबिक है वो सब स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों लोगों के साथ इस मुश्किल वक्त में जो है वो इस तरह से किया जा रहा है कि लोगों की परेशानियों को मजीद बढ़ाया जा रहा है? माह रमज़ान है, हर किसी ने अपने घर में सब्जियां भी लेकर जानी हैं, फ्रूट भी लेकर जाने हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जहां पर हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, उस रिलीफ की असल हकीकत ये है कि लोग अभी भी दुहाई दे रहे हैं कि वो महंगे फल, महंगी सब्जियां खरीदने की सकत नहीं रखते हैं। तो बहुत सारे लोग फाकों पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो कि सब्जी पकाने की सकत अब नहीं रखते हैं, वो सब्जी नहीं पका पा रहे हैं। वो लोग फल खाना तो लोगों के लिए मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी में सकत नहीं है कि वो फल खरीदे, अपनी इतनी बड़ी फैमिली में अपने बच्चों को भी फल खिला सके। तो खुदारा इन चीज़ों को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उस्मान अलीम की जानिब मैं रुख करूँगी, उनसे जानूंगी कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी कैसी है। उस्मान, मुझे बताइएगा, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कार्रवाइयों के लिए मार्केटों में निकलते हैं, मौजूद होते हैं, कार्रवाइयां की जाती हैं, जबकि दूसरी जानिब लोग महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। तो ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी आप कैसी देखते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर भर में महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। अगर रमज़ान से कबल की बात की जाए तो रमज़ान से कबल ही लीमू जिसकी कीमत 120 रुपये थी, अब ये बढ़कर 285, और इसके साथ साथ जो देसी लीमू है वो 340 रुपये सरकारी नर्ख के मुताबिक जो है वो मॉडल बाज़ारों में बेचा जा रहा है। जबकि अगर आम मार्केट की बात की जाए, आम दुकानों की बात की जाए, तो वहाँ पर ये आलम है कि ये 340 रुपये फ़ी किलो वाला लीमू जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं इनकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि शहर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर यह ग्राम फरोशी की जाती है वहाँ पर कार्रवाइयों की क्या तफसीलात है। अगर गुज़िश्ता एक हफ़्ते की तफसीलात की बात की जाए तो इसमें 21 अप्रैल को जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जिनकी तादाद 88 है, इन्होंने सिर्फ 32,000 रुपये के जुर्माने किए। 88 मजिस्ट्रेट और 32,000 रुपये के जुर्माने यकीनन ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर हैं। इसी तरह 22 अप्रैल को 73,000 रुपये के जुर्माने किए गए और सिर्फ 8 मुकदमात का अंदराज 1 करोड़ 20 लाख वाली शहर की आबादी में किया गया, जहां पर हर मार्केट में जो सरकारी नर्ख हैं वो नज़रअंदाज किए जाते हैं। इसी तरह 23 अप्रैल को 94,000 रुपये के जुर्माने किए गए। 24 अप्रैल को यह कारकर्दगी एक दफ़ा फिर नीचे गिरी और 23,000 रुपये के जुर्माने जो हैं वो पूरे दिन में किए गए। इसी तरह 25 अप्रैल को सिर्फ 43,000 रुपये के जुर्माने किए गए। 26 अप्रैल को 61,000 रुपये के जुर्माने 88 मजिस्ट्रेट्स ने कुल मिलाकर किए। जबकि कल सिटी 42 की जानिब से जब ये खबर नशर की गई तो इस पर एक्शन लेते हुए कल सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, DC लाहौर दानिश अफजाल, कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो फील्ड में निकले और कल के दिन में ही सिर्फ 2,45,000 रुपये के जुर्माने किए गए। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। सिटी 42 की जानिब से निशानदेही की गई तो मियाँ असलम इकबाल और DC लाहौर निकले और कल के दिन में हमने देखा कि रिकॉर्ड जुर्माने भी किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे। शहर लाहौर में लॉकडाउन किया गया है जिसमें अब खैर नरमी कर दी गई है, जिसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। नाकों में भी कमी कर दी गई है। सोशल डिस्टेंस जो है उसमें अब हम देख रहे हैं कि जो बार बार कहा जा रहा था कि आपने कमी करनी है, एज सच तो नहीं नज़र आ रही है। खैर लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है आज 36वें रोज़, ये हम जान लेते हैं। फाहद भट्टी इस वक्त बाहर मौजूद हैं। फाहद बताइएगा, 36वां रोज़ है और लॉकडाउन की सूरत हाल शहर में बताइएगा क्या है, नाके लगाए गए हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 36वां रोज़ है। शहर की सड़कों पर जो है वो मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रही है। हालांकि माह रमज़ानुल मुबारक महीना भी शुरू हो चुका है, मगर उसके बावजूद सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा देखने में मिलती है। लाहौर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती भी की गई है। जगह जगह जो नाके लगाए गए हैं वहाँ पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार और दूसरे जो पुलिस एहलकार जो नाकों पर तैनात हैं
वो डबल सवारी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट जो चलाई जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जबकि ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ सड़कों पर निकल रही हैं उनकी वजह से ज़्यादा रश देखने को मिलता है, उनको भी जो है वो जगह जगह नाकों पर रोककर ये समझाया जा रहा है कि खुदारा अपने घरों में रहें, खुद को इस वायरस से महफूज रखें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया है इसमें शहरियों की ही भलाई है। तो हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए खुद को भी इस वायरस से महफूज रखा जाए, खुद को घरों में महफूज रखा जाए। ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब यहाँ पर नाज़रीन आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि माह मुबारक भी चल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि हालात बेहतर रहें तो खुदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और अपने घरों तक ही रहिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि अब हम जो है मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। अब केसेस की तादाद बढ़ रही है और बढ़ेगी। आपने इससे अगर बचना है, अपने आप को महफूज रखना है, अपनी फैमिली को महफूज रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ हल एक ही है कि आप अपने घरों में रहें। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब आप निकलें, ज़रूरी काम निपटाने के लिए निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें ताकि आप महफूज रह सकें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जहाँ हम देख रहे हैं कि इस वायरस की वजह से तमाम लोग मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, मैसेजेस भी दे रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, वहीं हमारे गुलकार और अदाकार भी अपने तौर पर जो है सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बिलाशुबा हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे करम कर दे। माह मुकद्दस है, इबादत कीजिए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।